हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के रेस्पेक्ट में भी और थ्योरी के रेस्पेक्ट में भी, दोनों में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ख़ासकर इसका ज़्यादा जो क्वेश्चंस जो यहाँ से पूछे जाते हैं वो गेट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। मैंने इस टॉपिक के ऊपर इंग्लिश में ऑलरेडी एक लेक्चर बना रखा हुआ है और ये जो सीरीज़ होगी वो हिंदी में होगी। मैं बात करने जा रहा हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी की। अब इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपका बियर लैम्बर्ट लॉ भी आ जाता है। इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपका वेवलेंथ, वेव नंबर वगैरह के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह भी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह भी, सारी की सारी चीज़ें यहीं से आती हैं। तो मैं अभी आगे आने वाले 2-3 लेक्चर्स में स्पेक्ट्रोस्कोपी हिंदी में समझाने जा रहा हूँ। ऑलरेडी इंग्लिश में लेक्चर अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो मैं उसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से इंग्लिश सीरीज़ देख सकते हैं इन केस यू आर इंटरेस्टेड। बट आज बात हो रही है स्पेक्ट्रोस्कोपी की हिंदी में। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करने चलूँ कि व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ये पार्ट 1 है इस लेक्चर का। तो स्टडी ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर एज अ फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, अगर मैं मान लीजिए ये एक फ़ोन लिया मैंने, तो इस फ़ोन को अगर मैं एक मैटर मान लूँ, ठीक है, इस फ़ोन को एक मैं मैटर मान लूँ और इस मैटर से मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस मैटर के ऊपर स्ट्राइक करवा रहा हूँ, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इस मैटर के साथ कहीं ना कहीं इंटरैक्ट करेगी, ठीक। और ये इंटरैक्शन किस तरीके से होगा, ये इंटरैक्शन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा? इट वुड बी डिपेंडेंट अपॉन द फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, यानी कि आपने कितनी वेवलेंथ ली थी, और जो रेडिएशन की, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और उसकी वेवलेंथ क्या है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये इंटरैक्शन किस तरीके का होता है, ठीक। तो इसीलिए पहला पॉइंट आप देखो अपनी स्क्रीन पे तो लिखा हुआ है, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पे जो ये इंटरैक्शन है इसको हम स्टडी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आपने इस्तेमाल की है। इतनी चीज समझ में आ गई होगी, ठीक। अब यहाँ पे मैटर क्या हो सकता है? यहाँ पे मैटर कुछ भी हो सकता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी को हम मैटर ही समझेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फ़ोन लिया था, तो ये फ़ोन ज़रूर किसी एटम्स और मॉलिक्यूल से मिल करके बना होगा। अब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली जा रही है वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कितनी वेवलेंथ है और कितनी फ्रीक्वेंसी है, वो इंटरैक्शन इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक। अब देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो मेजरली 3 तरीके की होती है। एक हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरी हो गया एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और थर्ड हो गई स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या हो गया? अब जरा सोचिए कि ये कुछ ना कुछ जब भी आपने ये मैटर लिया हुआ है तो इस मैटर पे जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक करेगी तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पोर्शन इस मैटर ने एब्जॉर्ब किया होगा। उसी स्टडी को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल रहे हैं। और याद रखिएगा कि कुछ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट ही इसने एब्जॉर्ब की होगी, या एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का ही रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब किया होगा। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब किए होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन ही हुआ होगा यहाँ पे। इसको हम स्टडी करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए। नेक्स्ट हो गया एमिशन, एमिट आउट करना, मतलब यहाँ पे स्ट्राइक किया और एमिट हो गया। तो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हो सकता है कुछ लाइट जो होगी वो एमिट आउट कर दी जाएगी, बाहर फेंक दी जाएगी, और कुछ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी वो स्कैटर कर दी जाएगी चारों तरफ, उसको बोलेंगे स्कैटरिंग, ठीक है। उसकी स्टडी कैसे होगी? वो स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए होगी, ठीक है। तो इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली 3 तरीके की हो सकती है। एक हो गई आपकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी,
दूसरी हो गई आपकी एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और तीसरी हो गई स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक मैटर किस तरीके से किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। मैटर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, कुछ को एमिट आउट कर सकता है, कुछ को स्कैटर कर सकता है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की। ठीक, अब ये तीन स्पेक्ट्रोस्कोपी का पर्पस क्या है, यहाँ पे इनका यूज़ क्या है? इनका यूज़ सिंपल है कि इनको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडी। ठीक, तो इसको समझने के लिए हम अगले जो स्लाइड है उसकी तरफ चलते हैं। तो जितनी भी हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बातचीत की, उनका मेन फंक्शन क्या है? हमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटेटिव की। तो उसमें आप देख सकते हैं रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द मैटर। मतलब क्या हो गया? जैसे कि अगर ये मेरा एक मैटर है, ये यहाँ पे कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स, किन्हीं भी तरीके के एटम्स या मॉलिक्यूल्स से मिलकर के ये बना हुआ है। अब कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है, कौन सी एमिट आउट हुई है, कौन सी स्कैटर हुई है, अगर ये जानकारी मेरे पास हो जाती है तो फिर मैं ये बता सकता हूँ या मुझे ये पता चल सकता है कि आखिर ये मैटर जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। बिकॉज मुझे ये चीज़ ज़रूर पता है कि कौन कौन से मैटर किस तरीके की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे, कौन से मैटर किस तरीके की वेवलेंथ को एमिट आउट करेंगे और स्कैटर करेंगे, ये बात मुझे पता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन दैट आई एम गेटिंग, मैं कंपेयर कर सकता हूँ उसको स्टैंडर्ड से और ये पता लगा सकता हूँ कि आखिर ये मैटर किस चीज़ का बना हुआ है। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है कि रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब की गई है या एमिट आउट की गई है, ये इंफॉर्मेशन दे सकती है कि आखिर ये मैटर जो है उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो किस चीज़ से बना हुआ है। ये हो गया आपका क्वालिटेटिव स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, क्वांटिटेटिव स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये क्वांटिटेटिव स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? अब देखिए कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है या एमिट हो रहा है, कितना अमाउंट, ठीक है, क्या अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है या एमिट हो रहा है, ये हमें बताएगा कि आखिर इस तरीके के कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। भाई अगर मान लीजिए एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो रहा है एक केस में, और मान लीजिए एक मोबाइल मैंने ये ले लिया, एक मैंने ये मोबाइल ले लिया, ठीक, दो मोबाइल हो गए मेरे पास। अब मैं सेम वेवलेंथ, सेम चीज़, सेम वेवलेंथ इसके ऊपर डाल रहा हूँ, सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर डाल रहा हूँ, सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर भी डाल रहा हूँ। तो डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पे एब्जॉर्बिंग वाले एटम्स या मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे जो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे, आई मीन टू से अगर जहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा होगा वहाँ पे ये कंफर्म है कि एब्जॉर्ब करने वाले एटम्स या मॉलिक्यूल्स अधिक हैं। जहां पे एमिटेंस ज्यादा हो रहा होगा वहां पे हम ये कह सकते हैं कि एमिट करने वाले मॉलिक्यूल्स अधिक है। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एनालाइज कि किस तरीके के मॉलिक्यूल्स कितने अधिक हैं, ठीक। तो यहां पे हमें क्या पता चल रहा है कि आइडेंटिटी तो हमें क्वालिटेटिव से समझ में आई, क्वांटिटेटिव से हम क्या कह सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वो मॉलिक्यूल्स या एटम्स वहां पे पाए जा रहे हैं। सो दिस इज क्वांटिटेटिव स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई बिलीव ये समझ में आया होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, ये मैं बार बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की यहां पे बात कर रहा था, लेकिन अभी तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में ये नहीं देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है। सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसमें दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। कौन कौन से दो कंपोनेंट होंगे? एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होगा और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होगा। बात समझ में आई? तो एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट, ठीक। जैसे कि अगर मैं ये लाइट जलाऊं, इसका जैसे अगर मैं इसकी अगर एक लाइट अगर मैं इसको ऑन करूं, ओके, ये ठीक। अब आप देख पा रहे हो कि यहां से एक लाइट निकल करके जा रही है। तो लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है।
अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, नाम से भी समझ में आ रहा है, एक हो गया इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, एक हो गया मैग्नेटिक कंपोनेंट। ठीक है, अब ये लाइट, जैसे मैंने इसमें इसकी लाइट जलाई थी, इस मोबाइल की लाइट जलाई, तो मोबाइल की लाइट सीधे आगे बढ़ रही है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कहाँ है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आगे की तरफ है। ठीक, अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए ये हो गया मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक, अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है ये, और ये मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है। एक चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि ये मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन था, आपकी तरफ बढ़ रही थी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये था, तो इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर दोनों ही चीजें होंगी। दैट मीन्स जो भी प्रोपोगेशन का डायरेक्शन होगा, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का मूवमेंट का डायरेक्शन होगा, उसके 90 डिग्री पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर भी होगा और उसके 90 डिग्री पे ही आपका मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर भी होगा, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो परपेंडिकुलर है, आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन भी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन भी परपेंडिकुलर है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों कंपोनेंट आपके इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे। तो इसको अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूं तो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, और ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, और दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, अगर हम इस तरीके से देखें तो। ठीक है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल रहे हैं। तो अगर आप देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया गया है और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन यहाँ पे पिंक कलर से दिखाया गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नोट में लिखा भी हुआ है, अगर आप देखें तो, कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शंस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक, ये तो समझ में आ गया होगा, ये मैंने डिस्कस भी कर लिया आपके साथ अभी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं और डिस्कस करते हैं आगे। देखिए, अब जब भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखेंगे, स्पेक्ट्रम मतलब क्या हो गया? देखिए, अगर हम लाइट को देखें, इफ वी आर ऑब्जर्विंग लाइट, तो लाइट का जो स्पेक्ट्रम है, क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसका स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है। ठीक, अगर हम कंसिडर करने की कोशिश करें जो हमें दिख रही है चीजें, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट या बहुत छोटी सी रेंज की लाइट हम यूज करते हैं अपने विजुअलाइजेशन के लिए, अपने देखने के लिए, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूं तो लगभग फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर की लाइट्स को ही हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक, तो जो पर्पलिश कलर है या वायलेट कलर है, आप देख सकते हो 400 नैनोमीटर की लाइट के आसपास है, और 700 नैनोमीटर की लाइट के आसपास जो है वो रेडिश कलर है। तो आपने ये पढ़ा भी होगा, आपको सिखाया भी गया होगा कि ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये देख सकते हैं, ये रेड हो गया, ये वायलेट हो गया, इंडिगो, ब्लू, और ये पूरा ब्लूइश है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, VIBGYOR, ये पूरा विबग्योर हो गया। तो यहाँ पे ये विबग्योर 400 टू 700 नैनोमीटर्स के बीच में होता है। अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड पे चलूँ, यानी कि जो मेरा 400 नैनोमीटर से और पीछे चलने की कोशिश करूँ, तो ये क्या हो जाएगा? आप देख सकते हो अल्ट्रा वायलेट रेज सबसे पहले आएंगी, फिर उसके बाद एक्स रेज आएंगी, फिर उसके बाद गामा रेज आएंगी। दैट मीन्स जैसे जैसे मैं बैक तरफ जा रहा हूं, मतलब पीछे की तरफ जा रहा हूं, मतलब और पहले की तरफ जा रहा हूं, मैं वेवलेंथ और कम करता चला जा रहा हूं, वैसे वैसे मैं अल्ट्रा वायलेट रेज या एक्स रेज या गामा रेज की तरफ बढ़ रहा हूं। याद रखिएगा, जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होती है वैसे वैसे आपकी एनर्जी बढ़ती हुई चली जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये एनर्जी मेंशन्ड है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी एनर्जी, यूवी रेज की एनर्जी 10 टू द पावर 2 है, यहाँ 10 टू द पावर 4 है, यहाँ 10 टू द पावर 6 है, यहाँ 10 टू द पावर 8 है। दैट मीन्स गामा रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा है और इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेवलेंथ 10 टू द पावर -14 है। दैट मीन्स अगर मैं
यहाँ पे सारी चीज़ों को एक साथ लेकर के चलूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे हायर एनर्जी देखने को मिल रही है हमें। इफ़ वी आर मूविंग टू बैक ऑफ दिस जो विजिबल रेडिएशन है उससे पहले की तरफ अगर हम चल रहे हैं तो वी आर ऑब्जर्विंग हायर एनर्जी एंड वी आर ऑब्जर्विंग शॉर्टर वेवलेंथ। ये चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। एक और चीज़ समझिए, जो एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि इस तरफ बढ़ने पे फ्रीक्वेंसी भी मेरी बढ़ती चली जाएगी। एक और पैरामीटर है जिसको बोलते हैं वेव नंबर का पैरामीटर। अब वेव नंबर होता क्या है? वेव नंबर इज जस्ट इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का जस्ट इनवर्स है। अब एक चीज समझिए, क्योंकि वी वांटेड समथिंग और वी वांटेड सम पैरामीटर कि जिसको हम एनर्जी से रिलेट कर सके। जैसे फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी से, बट वेवलेंथ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी से। वी वांटेड सम कंपोनेंट ऑफ वेवलेंथ टाइप जिसको हम एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सके। दैट इज वाई द वेव नंबर कॉन्सेप्ट वाज गिवन। तो वेव नंबर इज नथिंग बट इट इज जस्ट 1/λ, यानी कि लैम्डा क्या है? दिस इज वेवलेंथ। वेवलेंथ का जस्ट इनवर्स आपका वेव नंबर हो गया। तो अगर हम और लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो यहां पे क्या हो रहा है? वेव नंबर भी बढ़ रहा है। तो देखिए, वेव नंबर बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, बट वेवलेंथ कम होता जाएगा। और ठीक इसके उल्टा हो जाएगा अगर आप दूसरी साइड में बढ़ेंगे तो लोअर वेव नंबर, लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर एनर्जी, बट लॉन्गर वेवलेंथ। वेवलेंथ इधर की तरफ बढ़ती हुई चली जाएगी। तो अगर हम लोग राइट की तरफ बढ़े मेरे, तो ये इंफ्रारेड रेज आ जाता है, यानी कि जस्ट आफ्टर योर विजिबल रीजन। विजिबल रीजन कहां से कहां तक का बीच में है? देखिए ये इनलार्ज कर दिया गया है, 400 to 700 नैनोमीटर के बीच का एरिया। ठीक, तो उसके राइट में जाएंगे तो इंफ्रारेड रेज, फिर रडार रेज, फिर एफएम, फिर टीवी, फिर शॉर्ट वेव। ठीक, अब आप समझ सकते हो कि भाई रडार वेव्स या टीवी वेव्स किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर टीवी को आप, सभी लोगों के घर में टीवी रहता है, तो टीवी जो है ये इस तरीके की जो लाइट है या 10 to the उसकी जो एनर्जी है वो 10 to the power -6 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अराउंड है। इसी वजह से टीवी स्टेशंस तो हैं हर जगह, बट उससे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है। सेम वे एफएम हो गया, रेडियो हो गया, उसकी भी वेवलेंथ, उसकी भी एनर्जी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, क्योंकि इट इज ऑफ अ वेरी वेरी लो ऑर्डर। इसकी जब भी आप समझ लीजिए, जब भी एनर्जी घटेगी वैसे ही आपका वेवलेंथ बढ़ता जाएगा और वेव नंबर कम होता चला जाएगा। ठीक, अब आप वहीं देखो गामा रेज या एक्स रेज या अल्ट्रावायलेट रेज। आपको पता होगा कि अगर आप स्पेस में जाओ तो स्पेस में क्या होता है? स्पेस में अल्ट्रावायलेट, स्पेस में क्या होता है? गामा रेज मौजूद होती है। गामा रेज इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो आपकी बॉडी को बिल्कुल आयोनाइज कर सकती है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है। इसी वजह से जो भी लोग स्पेस में जाते हैं वो इतनी हाई एनर्जी को से बचने के लिए दे वेयर स्पेस सूट्स। तो स्पेस सूट के कारण यही है, बिकॉज इतनी हाई एनर्जी मौजूद है। सेम विद अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज के पास भी एनर्जी ज़्यादा है, आप उसको लैब में हुड के अंदर किल करने के लिए इस्तेमाल करते हो। एक्स रेज डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है, बिकॉज उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, वो आपकी बॉडी को पेनिट्रेट कर देती है। बट अगर बहुत हाई अमाउंट ऑफ एक्स रेज आप के कांटेक्ट में हैं देन इट इज़ वेरी लीथल, वो नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया। ये पता होना चाहिए, ये याद रखना चाहिए कि 400 to 700 नैनोमीटर आपका विजिबल रीजन है। उसके अगर आप पीछे की तरफ चलेंगे यानी कि वेवलेंथ कम करते जाएंगे, एनर्जी बढ़ती हुई चली जाएगी। कौन कौन से रीजन्स हैं? यूवी, एक्स और गामा, ये पता होना चाहिए। और राइट में जाएंगे तो इंफ्रारेड, एफएम, रडार, ये सारे के सारे पढ़ेंगे। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जो पैरामीटर्स मैंने अभी आपसे डिस्कस किए उनको बताने वाला हूँ। तो देखिए कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। एक हो गया वेलोसिटी, दूसरा एम्पलीट्यूड, तीसरा फ्रीक्वेंसी, चौथा एनर्जी, पांचवा पोलराइजेशन। यहाँ पे मुझे कुछ एक सबकी बात करनी है, वो देखते हैं। वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि प्रोपोगेशन जो है वो कितना फास्ट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी से मेरा मतलब ये हो गया कि प्रोपोगेशन जो है कि इसकी स्पीड कितनी है, कितनी तेजी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आगे बढ़ रहा है।
अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। नीचे देखिए यहाँ पे हमारा जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ वेव्स और साइकिल्स पर सेकेंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होता है, 1 साइकिल पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपने कभी एक झूला देखा होगा, राइट, जिसमें गोल 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 एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक बीच में एक जगह होती है जिससे कि पूरा एक सरकमफ्रेंस में, एक सर्कल में वो मूव करते रहते हैं। उसमें लोग झूले वाला वो रहता है, उसमें बैठने की जगह होती है और वो गोल 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 घूमता रहता है। अब अगर मैं इस पॉइंट नीचे एक पॉइंट ले लूँ और ये झूला घूम रहा है, तो ये पहली बार इससे घूमा, फिर दूसरी बार इसके पास आया, फिर तीसरी बार इसके पास आया। तो अगर मैं 1 सेकेंड में गिनने की कोशिश करूं तो मान लीजिए 5 टाइम्स ये नीचे इस पे टच किया या इस पॉइंट से पास किया 5 टाइम्स, तो हम क्या कहेंगे कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस थिंग इज 5 या 5 साइकिल्स पर सेकेंड, या इसको बोल सकते हैं 5 हर्ट्ज बोल सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, सो इट इज नंबर ऑफ वेव साइकिल्स पर सेकेंड पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट। कितनी साइकिल्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड में पास हो रही है, दैट विल बी कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया, व्हाट द लेंथ ऑफ 1 कंप्लीट वेव साइकिल। जैसे कि अगर मैं आपको यहां पे दिखाने की कोशिश करूं, यहां पे देखिए दिस इज योर वेवलेंथ, ये देखिए दिस इज योर वेवलेंथ। दैट मीन्स 2 कंसेक्यूटिव ट्रॉफ या 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होती है दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। तो यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव हाई पॉइंट्स को मैंने मार्क करा है और उनके बीच की दूरी को मैं बोल रहा हूँ वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ इज लेंथ ऑफ 1 कंप्लीट वेव साइकिल। 1 कंप्लीट वेव साइकिल से मतलब क्या हो गया, यहां से शुरू किए, फिर नीचे गए, इधर नीचे गए, फिर ऊपर आए और फिर यहां पे पहुंच गए, एक कंप्लीट वेव साइकिल हुआ। इस प्रोसेस को मैं क्या बोल रहा हूं, 1 वेवलेंथ बोल रहा हूं। या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ्स और क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होती है उसी को मैं वेवलेंथ कह देता हूं। ये हो गया वेवलेंथ के बारे में। अब बात करते हैं वेवलेंथ का रिलेशनशिप क्या है, किसके साथ। अगर मैं फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप निकालूं वेवलेंथ के साथ, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जैसे मैंने कहा था दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक। तो ये न्यू क्या चीज है, दिस इज शोइंग यू द फ्रीक्वेंसी, यही आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। व्हाट इज न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी और न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। दैट मीन्स न्यू जैसे जैसे या फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी, लैम्डा वैसे वैसे घटेगा या वाइस वर्सा हो सकता है। यहाँ पे c क्या है, c स्पीड ऑफ लाइट है जो कि कांस्टेंट होता है, ये पता होगा आपको। तो ये बात हो गई वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की। अगर मैं बात करूं एम्पलीट्यूड की, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हो गया, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन। अब आपको पता है इस अगर डायग्राम में हम लोग देखें तो इस डायग्राम में मीन पोजीशन क्या हो गया, मीन पोजीशन का मतलब क्या है, मीन पोजीशन मतलब ये हो गया इस पॉइंट, यहाँ पे ये मीन पोजीशन है। अब इस मीन पोजीशन से मैं इतना ऊपर गया, यहाँ तक होके आया इतना ऊपर, या अगर मैं यहाँ पे इसको मीन पोजीशन ले रहा हूँ तो मैं इतना नीचे गया, ठीक। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। मतलब मैं अपनी मीन पोजीशन से कितना ऊपर जा रहा हूं या कितना नीचे जा रहा हूं, ठीक है। दैट मीन्स अगर ये इसको मैं अगर मैं इसको मीन यहाँ पे इसको मान लेता हूं तो मैं इसके ऊपर उठ करके यहाँ पे आया, तो ये जितना मैं दूरी तय किया मैंने उसको, वो दैट विल बी कॉल्ड एज माई एम्पलीट्यूड। इसी को मैं क्या बोलूंगा, दिस विल बी कॉल्ड एज माई एम्पलीट्यूड। समझ में आ गया होगा। तो एम्पलीट्यूड क्या है ये भी क्लियर हो गया, वेवलेंथ क्या है ये क्लियर हो गया, फ्रीक्वेंसी क्या है ये क्लियर हो गया। अब वेव नंबर की बात करता हूं। मैंने बताया भी था कि वेव नंबर क्या होता है, दिस इज जस्ट द रिवर्स और इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर क्या होता है, वेवलेंथ का जस्ट इनवर्स होता है। तो जैसे मैंने लिखा भी रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ठीक। तो इसको क्या बार करते हैं, न्यू बार से मार्क करते हैं एंड इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा, ठीक। अब एक चीज और समझिए कि हम लोग वेवलेंथ किस यूनिट में नाप रहे थे, वेवलेंथ वाज मेजर्ड, और जनरली वेवलेंथ मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में। अगर वेवलेंथ सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं तो वेव नंबर क्योंकि वेवलेंथ का इनवर्स है इसीलिए इट विल बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो गया,
ठीक, तो ये हम लोगों ने आज के लेक्चर के अंदर मैंने बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, पैरामीटर्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से उनको पढ़ा जाना चाहिए, वो सारे के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि मैं बताना चाहता हूं आपको कि हम लोगों का जो क्रैश कोर्स है गेट बीटी का, जो क्रैश कोर्स है गेट बीटी का, वो अनाउंस हो गया है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी जो प्रिपरेशंस हैं वो अप टू द मार्क नहीं है, आपको थोड़ा पुश चाहिए, आपको थोड़ी हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए कि आप गेट बीटी को क्रैक कर सके, तो गेट बीटी का क्रैश कोर्स हमारा शुरू होने वाला है। एंड द डेट ऑफ द गेट बीटी क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट कब से हो रहा है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10 दिसंबर। ठीक, यहाँ पे रोज़ हम लोग 1.5 आवर्स पढ़ाई करेंगे, और अगर आपको उसकी और डिटेल्स चाहिए होगी तो मैंने एक और वीडियो बना रखा है उसके ऊपर, मैं उसको पोस्ट कर दूंगा। तो रोज़ 1 आवर 30 मिनट्स का हमारा सेशन होगा, और इसमें हम सारे के सारे यूनिट्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द यूनिट्स, सभी यूनिट्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करने जा रहे हैं। और आपको न्यूमेरिकल्स, थ्योरी, आपको पीडीएफ भी मिलेगा, इसकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी ताकि आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सके। यहाँ पे स्मॉल बैचेस हम रखने वाले हैं ताकि ईच एंड एवरी स्टूडेंट को हम प्रॉपर टाइम दे सके। ठीक, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और इसका कॉस्ट जो है या प्राइस जो है मैं कह सकता हूँ, दिस इज ₹3800 ओनली। ठीक है, तो इसका प्राइस 3800 रुपीज़ है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशंस ओपन है। अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।